अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 451 से 455। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 451 शांत प्रस्तावना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 451 शांत प्रस्तावना। ब्लू विंड नेशन मोनार्क पैलेस। इस समय कैंग वानहे का चेहरा तमतमा गया था। उसकी आंखों में एक अनुपस्थित मन की दृष्टि के साथ उसके हाथ हिंसक रूप से कांपने लगे। हिंसक रूप से इस हद तक कि पूरी मेज भी हल्की हल्की कांप रही थी। ठीक 1 घंटे पहले उन्हें ग्रैंड असुर नेशन, डिवाइन इंसेंस नेशन, ब्लैकफील्ड नेशन, सनफ्लावर ड्यू नेशन और नेवी टाइड नेशन से 50,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर से ध्वनि प्रसारित और लिखित गहन संदेश प्राप्त हुए थे। एक और ये ध्वनि प्रसारण, जिन्हें पूरा करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी, वास्तव में 5 देशों के संबंधित शासकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रसारित किए गए थे। ध्वनि प्रसारण के भीतर 5 देशों के सम्राटों ने उनका स्वागत करने के लिए उत्साही और जोशीले स्वरों का प्रयोग किया, यहां तक कि बूट चाटने वाले स्वर का भी। फिर उन्होंने व्यक्त किया कि वे ब्लू विंड इंपीरियल परिवार से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से ब्लू विंड नेशन जाने के लिए उत्सुक हैं, सावधानी पूर्वक पूछताछ करेंगे कि क्या निकट भविष्य में उनके पास समय होगा। सभी 5 राष्ट्र ऐसे थे। फिर भी अतीत में दौरे का तो जिक्र ही नहीं। भले ही ब्लू विंड नेशन ने इन 5 देशों के सम्राटों को अत्यधिक आतिथ्य के साथ आमंत्रित किया हो, वे इससे निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिना किसी हैसियत के एक अधिकारी को भेजने की जहमत उठाने में भी घृणा महसूस करते थे। दुर्लभ अवसरों के दौरान जब 6 राष्ट्रों के सम्राट मिलते हैं, तो अन्य 5 राष्ट्र ब्लू विंड नेशन के सम्राट की परवाह करने में भी घृणा महसूस करेंगे। लेकिन अब 5 देशों के सम्राट व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कर रहे थे, यहाँ तक कि बहुत देर हो जाने का डर भी था। वे 50,000 किलोमीटर के ध्वनि प्रसारण का बेहिचक उपयोग कर रहे थे। जब तक नेवी टाइड नेशन ने उन्हें सूचित नहीं किया कि ब्लू विंड नेशन के युन चे ने 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में अभूतपूर्व पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान नहीं, प्रथम स्थान। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इतिहास में पहली बार ब्लू विंड नेशन का नाम डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य से ऊपर होगा। कैंग वानहे बहुत देर तक खाली बैठा रहा। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह सपना देख रहा था। 5 देशों के सम्राटों की लगभग तीखी प्रतिक्रियाएं इस स्वप्न जैसे तथ्य का प्रमाण थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह बिल्कुल स्वप्न जैसा और बहुत अवास्तविक था, कोरी कल्पना से भी अधिक काल्पनिक। यू चे वास्तव में बेहद मजबूत था, लेकिन वह केवल लिंग तियानी को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। हालांकि ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय था। इससे भी अधिक, वह किसी अन्य की तुलना में अधिक स्पष्ट था कि यू चे ने अकेले ही भाग लिया था। लेकिन सुबह उन्हें जो संदेश मिला था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट को छोटा कर दिया गया है, जिससे सभी झगड़े ग्रुप बैटल हो गए हैं। यदि आने वाली खबर में कहा गया होता कि युन चे ने दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए ब्लू विंड नेशन का प्रतिनिधित्व किया था, तो वह अभी भी विश्वास कर सकता था, लेकिन प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को हरा दिया। ये केवल उसे सोचने पर मजबूर करेगा कि वह अभी भी सपना देख रहा था। तेज कदमों की आवाजें सुनी जा सकती थी। बहुत जल्दी उसका निजी हिजड़ा व्यावहारिक रूप से दरवाजे की दहलीज पर कदम रखते हुए लुढ़कता और रेंगता हुआ दौड़ा। वह अपने चेहरे के बल जोर से गिरा। फिर भी जब वह खड़ा हुआ, तो वह तुरंत वहीं गिर पड़ा और कर्कश आवाज में चिल्लाया, महामहिम, एक स्वर्गीय आशीर्वाद, एक स्वर्गीय आशीर्वाद। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर से एक संदेश प्रसारित किया गया है। इस 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में हमारे ब्लू विंड नेशन के प्रिंस कंसोर्ट ने अकेले ही डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय की युवा पीढ़ी के नंबर 1 को हराया है, फिर 9 मध्य चरण सिंहासनों की संयुक्त ताकत को हराया है, पहला स्थान छीनते हुए। ये खबर आपका नौकर पहले ही 10 बार सत्यापन से गुजर चुका है। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। कैंग वानहे उठ खड़ा हुआ। उसका रंग खून से लाल हो गया और उसके होंठ कांपने लगे। वह इस हद तक उत्साहित था कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। शुरुआत में जब युन चे ने ब्लू विंड इंपीरियल परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया, तो वह बेहद उत्साहित थे। लेकिन 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट और ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट काले और सफेद की तरह थे, एक स्वर्ग था और दूसरा पृथ्वी। ब्लू विंड जीतने की उपलब्धि रैंकिंग टूर्नामेंट ने ब्लू विंड इंपीरियल परिवार को ब्लू विंड नेशन में अपनी गरिमा फिर से हासिल करने में मदद की। फिर भी अगर आज प्राप्त खबर सच थी, तो ये ब्लू विंड नेशन को पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के शीर्ष पर रख रहा था। ये ब्लू विंड नेशन की हजारों वर्षों की अप्राप्य कल्पना थी। जियो ली, जो किनारे पर बैठा था, कैंग वानहे की तुलना में बहुत शांत था।
उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, क्या युनचे को अपने फीनिक्स वंश के कारण वहां कोई कठिनाई हुई? हिजड़े ने तुरंत उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, अखाड़े में प्रिंस कंसोर्ट का वास्तव में फीनिक्स वंश के कारण डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के साथ एक बड़ा टकराव हुआ था। हालांकि डिवाइन फीनिक्स इंपीरियल फैमिली की राजकुमारी स्नो ने व्यक्तिगत रूप से साबित कर दिया कि प्रिंस कंसोर्ट की वंशावली वास्तव में डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय से नहीं, बल्कि एक और फीनिक्स विरासत से उत्पन्न हुई थी। दिव्य फीनिक्स सम्राट ने यह भी वादा किया था कि अब से वे उसके वंश के लिए उसे निशाना नहीं बनाएंगे, इसलिए यह एक स्वर्गीय आशीर्वाद है। अच्छा, कैंग वानहे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह इस हद तक उत्साहित था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जियो ली की ओर बढ़ा, इस हद तक उत्साहित होकर कि उसने अपना राजसी भाव पूरी तरह से त्याग दिया। सीनियर जियो, आपने वास्तव में स्वर्ग के गौरव को पोषित किया है। मेरे ब्लू विंड नेशन के पास युनचे होना निश्चित रूप से एक आशीर्वाद है। तुरंत तीव्र गति से पूरे देश में इसकी घोषणा करें। इसके अलावा एक और आदेश दें, आज से देशव्यापी माफी होगी। सभी नागरिकों को 3 साल के लिए करों से छूट दी जाएगी। जल्दी से पैलेस प्रमुख किन को एक आदेश जारी करें, उन्हें तुरंत और भी अधिक गहन पैलेस शाखाओं के निर्माण की योजना शुरू करने दें। अगले महीने 5 देशों को दिए जाने वाले उपहार रद्द किए जाने के लिए तैयार रहें। तुरंत एक दावत तैयार करो, मैं आज अच्छे पे का आनंद लूंगा। हा। जूनियर युनचे सीनियर एंशिएंट ब्लू का स्वागत करता है और इस जूनियर के लिए बोलने के लिए सीनियर एंशिएंट ब्लू को धन्यवाद देता है। युनचे ने आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू को एक जूनियर की तरह औपचारिक रूप से सलामी दी। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू के पास बिल्कुल भी आभा नहीं थी और वह एक साधारण, अच्छे स्वभाव वाले सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखते थे। यदि कोई गहन अभ्यासी उसके सामने से निकल जाए तो वह कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि उसके सामने किंवदंतियों का एक सम्राट संपूर्ण गहरे आकाश महाद्वीप का शिखर था। उनमें न केवल कोई गहरी ऊर्जा वाली आभा नहीं थी, उनके व्यवहार में बिल्कुल भी अहंकार या दबाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी आभा थी जिसे वश में करना आसान लगता था। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू ने युनचे को करीब से देखा, थोड़ा मुस्कुराए और सिर हिलाया। बहुत अच्छा। न केवल आपकी जन्मजात प्रतिभा और ताकत आश्चर्यजनक है, बल्कि आपका धैर्य और जज्बा आपके समकालीनों से तुलनीय है। कौन जानता था कि इस पीढ़ी में पहले छोटे और कमजोर ब्लू विंड नेशन से 2 आश्चर्यजनक शैतान उभरेंगे। मैं प्रशंसा के लिए आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू को धन्यवाद देता हूँ। युनचे मुस्कुराया। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू की युनचे की प्रशंसा सुनने के बाद जिया युवानबा खुद की प्रशंसा करने से कहीं अधिक उत्साहित थे। उन्होंने जल्दी से कहा, मेरे जीजाजी वास्तव में अविश्वसनीय है। भविष्य में वह दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। हा। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू धीरे से हंसे। युनचे ने उसे चौंका दिया था और वह जिया युवानबा के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट रूप से देख सकता था। किसी व्यक्ति के स्वभाव को मूल रूप से बदलना कठिन होना चाहिए। फिर भी जब जिया युवानबा युनचे के सामने था तो वह जिया युवानबा से बिल्कुल अलग था। जिसे वह जानता था वह बस 2 अलग अलग लोगों की तरह था। युनचे, क्या तुम्हें कल के प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में कोई दिलचस्पी है? प्राचीन ब्लू ने पूछा। युनचे ने अपना सिर हिलाया। सच कहा जाए, ये जूनियर वास्तव में देखने के लिए ऊपर जाना चाहता है, भले ही यात्रा खतरनाक हो। मम्मा, आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गए कि युनचे किस प्रकार के खतरों के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि फैंग हिंगकोंग ने सबके सामने वादा किया था कि युनचे को अब उनके फीनिक्स वंश के मुद्दे के लिए निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन शायद कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय वास्तव में पूरे मामले को दबा देगा। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू ने पहल करते हुए कहा, चूंकि यह ऐसा है तो आप आज रात हमारे साथ उसी आंगन में क्यों नहीं रुकते? जिया युवानबा की आंखें चमक उठी और जल्दी से कहा, हाँ। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ने हमारे लिए पहले से ही एक आंगन की व्यवस्था की थी। जीजाजी को चाहिए हमारे साथ एक ही आंगन में रहो, मुझे जीजाजी से बहुत सारी बातें कहनी है। युनचे ने संकोच नहीं किया और तुरंत सिर हिलाया। उसके पास भी जिया युवानबा से पूछने के लिए कई प्रश्न थे। वास्तव में यदि वह आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू के साथ उसी प्रांगण में रुकता तो उसे रात के दौरान दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के छिपे हुए हमलों से निपटने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तब ये कनिष्ठ आपका निमंत्रण स्वीकार करेगा। ये बहुत अच्छा है। जिया युवानबा खुश था कि उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। तो चलिए अब वापस आते हैं जीजाजी, मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि आप हेवनली स्वॉर्ड विला से कैसे भागे, बड़ी बहन कैसी है, आप कैसे बने बहुत मजबूत, और जैसे ही युनचे ने जवाब देना चाहा, अपनी दृष्टि की सीमा के भीतर उसने भीड़ में लिंग जी की आकृति को पकड़ लिया, साथ ही उस व्यक्ति को भी जिससे वह बात कर रहा था। सीनियर, जूनियर पहले छुट्टी लेंगे।
युन चे ने तुरंत अपना शरीर घुमाया और तेजी से आगे बढ़ गया। छोटी जी, युन चे करीब चलने के बाद चिल्लाया। लिंग जी एक हुश के साथ पलट गई। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसकी आंखें चमक उठी। बॉस, वाह वाह, आज आप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। कहो बॉस, आप यहाँ क्यों हैं? मुझे आपसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्यों भागे आए? युन चे ने जवाब दिया। हे, लिंग जी ने अपना माथा खुजलाया। वास्तव में बॉस के शाही महल छोड़ने के 2 दिन बाद ब्लू विंड सम्राट ने ब्लू विंड नेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में आपकी भागीदारी की घोषणा की। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैंने आने का फैसला कर लिया। मैं सचमुच व्यर्थ नहीं आया। बॉस, क्या आप जानते हैं, अब आप न केवल ब्लू विंड नेशन में एक किंवदंती हैं, बल्कि पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में एक किंवदंती हैं। उनके लिए लिंग जी ने अकेले यहाँ 50,000 किलोमीटर की यात्रा करने में संकोच नहीं किया। अखाड़े में उन्होंने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय द्वारा निशाना बनाए जाने के खतरों का सामना करते हुए अपनी पूरी ताकत से युन चे को चिल्लाने और समर्थन दिया, और यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय पर सवाल भी उठाए। इन सभी ने युन चे के दिल को द्रवित कर दिया था। वह लिंग जी को कंधे पर थपथपाने के लिए बढ़ा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ हुआ मिंगहाई की ओर देखा। उसे इस बात की उत्सुकता नहीं थी कि उसने इतने साधारण तरीके से भेष क्यों बदला था, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों घूम रहे थे। हे हुआ मिंगहाई ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ में पकड़ ली और गंभीरता से कहा, बॉस युन, मैंने पहले आपकी प्रशंसा इसलिए की थी क्योंकि आप मुझे पकड़ने में सक्षम थे, और यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी बचा लिया था। लेकिन अब मैं यान शियाहुआ व्यावहारिक रूप से आपकी तरह पूजा करे। आप लोगों को सावधान रहना होगा। युन चे ने सीधे हुआ मिंगहाई की बात काट दी और सावधानी से कहा, आप दोनों पहले मेरे लिए चिल्लाते रहे। संभावना है कि डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय आपको निशाना बना सकता है। यदि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय आप लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है, तो मुझे तुरंत एक ध्वनि प्रसारण भेजना याद रखें। मैं मात्र दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से क्यों डरूंगा? हुआ मिंगहाई का चेहरा तिरस्कार से भरा था। उनकी नजर में दिव्य फीनिक्स संप्रदाय केवल उनके बट से धूल खाने के लिए उपयुक्त था। लिंग जी ने अपनी छाती थपथपाई और बिना किसी परवाह के कहा, बॉस, आप आराम कर सकते हैं। मेरे नाना ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र के एक आधिकारिक बुजुर्ग हैं। मुझे बस अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत है और वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या आपके दादाजी ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से हैं, और यहाँ तक कि एक बुजुर्ग भी? हुआ मिंगहाई ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा, फिर क्रोध की अभिव्यक्ति प्रकट की। आप बहुत ही उतावले युवा हैं, मैल की तरह कमजोर हैं, फिर भी आपके पास इतना अविश्वसनीय समर्थन है। ये दुनिया बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। अपने दादा, युन चे ने आश्चर्य का चेहरा दिखाया। लिंग जी ने सिर हिलाया और कहा, पुराने समय में माँ ने दादाजी के बजाय पिता को चुना, जिससे दादाजी क्रोधित हो गए। कुछ दिन पहले पिताजी और माँ मुझे और बड़े भाई को दादाजी से मिलवाने के लिए माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन में ले आए। माँ और दादाजी ने आखिरकार अपने मतभेद सुलझा लिए। दादाजी भी मुझे बहुत पसंद करते थे, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से मुझे पूरी हेवंस माइट एब्सोल्यूट तलवार सिखाएंगे। युन चे की आंखों का नजारा अचानक जटिल लग रहा था। उसने सिर हिलाया, फिर लिंग जी की ओर मंद मंद मुस्कुराया। चूंकि यह ऐसा है, मुझे थोड़ी राहत मिली है। मुझे कल प्रोफाउंड आर्क पर चढ़ने की तैयारी करनी है। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। लिटिल जी, आप कुछ और दिनों के लिए डिवाइन फीनिक्स सिटी में रह सकते हैं। प्राइमरियल प्रोफाउंड आर्क की खोज के बाद मैं ब्लू विंड नेशन वापस जाऊंगा। आप ठीक है? लिंग जी ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। यदि यह संभव है तो इन कुछ दिनों के दौरान लिटिल जी की देखभाल करने में मेरी मदद करें। युन चे ने हुआ मिंगहाई को बताया, कोई बात नहीं, इस कमजोर और नाजुक छोटे भाई की देखभाल करना आसान होगा। हुआ मिंगहाई ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की। जैसे ही उसने ऐसा कहा, लिंग जी ने तिरस्कार के साथ जवाब दिया। युन चे हंसे और आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू की ओर चले गए, और जिया युवानबा के साथ डिवाइन फीनिक्स सिटी में उनके अतिथि प्रांगण की ओर निकल गए। हुआ मिंगहाई पलटा, उसके चेहरे के सारे भाव तुरंत गायब हो गए, भारी हो गए। ऐसा लगता है कि माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के बारे में उसका कुछ प्रकार का विरोधाभासी दृष्टिकोण है। गलत दुश्मनी होनी चाहिए। दरअसल ये एक ऐसी दुश्मनी थी जिसमें बदला लेना होता है। उस समय को याद करते हुए जब लिंग जी ने शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र का उल्लेख किया तो युन चे की नजर तुरंत बदल गई थी। हुआ मिंगहाई बहुत देर तक अपने आप में बुदबुदाती रही। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 452 जागृत युवानबा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 452 जागृत युवानबा।
दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लिए 4 महान पवित्र मैदान स्वाभाविक रूप से उनके सर्वोच्च अतिथि थे। इस प्रकार उनके लिए तैयार किए गए आवास अत्यधिक विलासितापूर्ण थे, जिससे ब्लू विंड नेशन के प्रिंस कंसोर्ट यूचे, जो कुछ महीनों तक एक महल में गुप्त रूप से रह चुके थे, अवाक रह गए। बसने के बाद जिया युवानबा को आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू को जबरदस्ती दूर करने का एक कारण मिल गया। इससे पहले सबकी नजरों के नीचे जिया युवानबा अपने सारे उत्साह को पूरी तरह से व्यक्त करने में असमर्थ था। अब जब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, तो उसने एक बार फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। जीजाजी, इन 2 वर्षों में मैंने हमेशा सोचा था कि आप मर चुके हैं। पिछले 2 सालों में मैं बेजान हो गई थी। जब भी मैं सोचती थी कि कैसे मैंने जीजाजी को मौत के घाट उतार दिया, काश मैं खुद को मार डालती। लेकिन जीजाजी ने अपनी जिंदगी के बदले अपनी जान दे दी थी। मैं मर जाती तो जीजाजी को और भी नीचा दिखाती। इसीलिए मैं भरपूर जिया। आज सुबह ही मैं पिताजी से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी भी जीवित हो। मैंने विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। मैंने ऐसा नहीं सोचा। जिया युवानबा ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा। उसकी बाग जैसी आंखें प्रतिष्ठा से भरी थी, गर्म आंसुओं से भरी हुई थी। यूनचे कल्पना कर सकती थी कि जिया युवानबा ने वे 2 साल कैसे गुजारे थे। उसने अंदर ही अंदर आह भरी और कहा, आप अंकल जिया से पहले ही मिल चुके हैं। एमेन। जिया युवानबा ने जल्दी से सिर हिलाया। जब मास्टर और मैं डिवाइन फीनिक्स सिटी पहुंचे, तो हमने जो पहला स्थान देखा वह फीनिक्स सिटी नहीं, बल्कि ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड था। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में मास्टर के कुछ पुराने दोस्त थे और मैं भी उन पर नजर डालना चाहता था। अंत में मैं वास्तव में ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के पहले स्तर पर पिता से मिला। उन्होंने ही मुझे बताया था कि जीजाजी हेवनली स्वॉर्ड विला में मरे नहीं थे, बल्कि 8 महीने बाद जीवित बाहर आ गए थे। और ऐसा लगता है आपकी शादी राजकुमारी कैंग्यू से हो गई है। वाह, अगर मुझे पता होता तो मैं एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी नहीं जाता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे ये जानने के लिए आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता कि जीजाजी अभी भी जीवित हैं। उद्धरण चिन्ह। जब आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू आए थे, तो उन्होंने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लोगों से कहा था कि उनके शिष्य को एक पुराने दोस्त का सामना करना पड़ा था और इसलिए वह नहीं आए। उस समय उन्होंने स्वाभाविक रूप से कल्पना नहीं की थी कि आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू ने जिस शिष्य के बारे में बात की थी वह जिया युवानबा था, और जिस व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई थी वह जिया युवानबा के पिता थे, जो उनके ससुर भी थे। जिया होनई भाग्य कभी कभी वास्तव में इस दुनिया की सबसे आकर्षक चीज होती थी। निश्चित रूप से जिया होनई को 5 महीने पहले कैंग्यू से अपनी शादी के मामले के बारे में पता था। इसका कुछ हद तक मतलब ये था कि जिया युवानबा ने कुछ ऐसा उल्लेख किया था जिस पर यूचे ने गहराई से ध्यान दिया था। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड गए थे, और आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू द्वारा पुराना मित्र कहलाने में सक्षम होने का मूल रूप से मतलब ये था कि वह उनके करीब था और उसी स्तर का एक चरित्र था। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड की पृष्ठभूमि वास्तव में अतुलनीय रूप से डरावनी थी। मैंने ये भी सुना है कि जब मैं पहली बार डिवाइन फीनिक्स सिटी पहुंचा तो अंकल जिया ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में थे। केवल मुझे अंकल जिया से मिलने में बहुत शर्म महसूस हुई, इसलिए मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क की कल की यात्रा के बाद आइए एक नजर डालें ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड की एक साथ यात्रा। यूनचे ने कहा। महान जिया युवानबा ने जोर से सिर हिलाया। मेरे पिता पिछले कुछ वर्षों से आपके लिए बहुत चिंतित हैं। डिवाइन फीनिक्स सिटी पहुंचने के बाद भी वह हमेशा ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड से आपकी जानकारी मांगता रहा है। आज पिता के साथ मेरी बातचीत आपके बारे में थी। पिता ने कहा कि हेवनली स्वॉर्ड विला से आपके चमत्कारिक प्रस्थान के बाद आपकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई है। आपने फेन ज्यूचेन के विवाह जुलूस को नष्ट कर दिया, आधे मृत ब्लू विंड सम्राट को बचाया और फिर पूरे बनिंग हेवन कबीले को अकेले ही नष्ट कर दिया। उसके बाद आपने हेवनली स्वॉर्ड विला के ग्रैंड विला मास्टर लिंग तियानी को भी हरा दिया। ब्लू विंड के नंबर 1 बन गए। पूरे ब्लू विंड इंपीरियल परिवार की गरिमा और स्थिति को इतिहास में शिखर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, जहां कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बोलते समय जिया युवानबा की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर आराधना भर गई, लेकिन उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक जलते हुए स्वर्ग कबीले को नष्ट करना बस खिलवाड़ करने जैसा होगा। हालांकि जिया युवानबा के विवरण से यूचे को पता था कि जिया होनई वास्तव में पिछले कुछ वर्षों से उसकी हर गतिविधि पर ध्यान दे रही थी। आखिरकार वह उनकी बेटी का पति था। चूंकि वह छोटा था, उसके दादा और छोटी चाची के अलावा
उसके बड़ों में जिया होनई ही वह व्यक्ति था जो उसकी सबसे अधिक परवाह करता था। उसकी विकलांग गहरी नसों के कारण कभी भी उसे नीची दृष्टि से नहीं देखता था। इससे भी अधिक उसने कभी भी शादी से इनकार नहीं किया। उसकी बेटी को, जीजाजी आप स्वर्गीय तलवार विला के नीचे सील से कैसे बच गए? पिता ने कहा कि जिस राक्षस को सील किया गया था वह मर गया था, इसीलिए सील को छोड़ दिया गया था। लेकिन सीलबंद होने के बाद भी वह राक्षस 100 साल से भी अधिक समय से जीवित था। उस दिन जब हमने उसे देखा तो वह अभी भी बहुत डरावना लग रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मरने वाला हो। पिता ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राक्षस को लगा कि जीजाजी से कोई खतरा नहीं है, इसलिए वह जीजा को नहीं मारा बल्कि तुम्हें उसके साथ छोड़ दिया। फिर जीजा जी ने खूब मेहनत की और आखिर में जान ही गए कि इसे कैसे मारना है। क्या ऐसा था? जैसे ही जिया युवानबा ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि यूचे अचानक उदास लग रहा था। उसने तुरंत बात करना बंद कर दिया, फिर ध्यान से बोला, जीजाजी क्या मैंने कुछ गलत कहा? यूचे ने जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ वर्षों में एक कार्य पूरा करने के बाद मैं आपको इस मामले के बारे में बताऊंगा। जिया युवानबा ने विचलित होकर सिर हिलाया। यूचे की अभिव्यक्ति को देखकर वह सहज रूप से जानता था कि मामला वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था, इसलिए उसने पूछना बंद कर दिया। युवानबा तुम्हारी गहन शक्ति का क्या हुआ? केवल 2 वर्षों में यह इतना विस्फोटक रूप से कैसे बढ़ गया? यूचे ने अपना ध्यान जिया युवानबा पर केंद्रित किया और पूछा। हालांकि जैस्मीन ने उसे बहुत पहले ही बता दिया था कि जिया युवानबा के पास अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें हैं, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से सीधे जिया युवानबा से इसका कारण सुनना चाहता था। यह है। जिया युवानबा ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से कहा, वास्तव में मैं भी वास्तव में इसका कारण नहीं समझता। 2 साल पहले जब मुझे लगा कि जीजाजी की मृत्यु हो गई है तो मैंने विशेष रूप से खुद को दोषी ठहराया। बहुत देर तक रोने के बाद मैंने ठान लिया था कि अब कूड़ा कचरा बनना बंद कर दूंगा, वरना जीजाजी से मिली मेरी यह जिंदगी दूसरों के लिए बोझ ही बनी रहेगी। इसलिए मैं चाहती थी अकेले ट्रेन करें। मैंने सुना है कि डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के लोग अविश्वसनीय थे, इसलिए जैसे ही मैंने प्रशिक्षण लिया मैं डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की ओर बढ़ गया। आप अकेले डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य तक कैसे पहुंचे? यूचे ने आश्चर्य से पूछा। ब्लू विंड से डिवाइन फीनिक्स तक का सफर न केवल लंबा था बल्कि अनगिनत खतरों और जंगली जानवरों से भी भरा था। जिया युवानबा तब केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र में थी। दिव्य फीनिक्स सिटी तक अकेले जीवित पहुंचना सिद्धांत रूप में यह मूल रूप से असंभव था। जिया युवानबा ने कहा, वहां सड़क पर मुझे कई खतरनाक जानवरों और यहाँ तक कि दस्यु समूहों का भी सामना करना पड़ा। कभी कभी मुझे जंगल में भोजन नहीं मिल पाता था और मैं भूख से लगभग बेहोश हो जाती थी। जब मैं गहरे जानवरों का सामना करता था तो वे मुझे फाड़ देते थे, लेकिन किसी कारण से हर बार जब मैं अपनी आखिरी सांस ले रहा होता था, बस जब मुझे लगता था कि मैं मरने वाला हूँ, तो मेरा शरीर एक अपरिचित तरह की ताकत से फट जाता था। मैं गहरे जानवर को मार गिराऊंगा और न जाने क्या क्या, फिर बेहोश हो जाऊंगा। जब मैं उठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी गहन शक्ति बहुत बढ़ गई है। यूचे, जब मुझे यह एहसास हुआ कि जब मैं डिवाइन फीनिक्स सिटी पहुंचूंगा तो मैं प्रसिद्ध संप्रदायों को चुनौती देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा। हर बार जब मुझे पीट कर अधमरा कर दिया जाता था तो कई बार मैं स्पष्ट रूप से मरने वाला होता था, फिर भी मैं जल्दी ही ठीक हो जाता था और साथ ही मेरी गहरी ताकत बहुत बढ़ जाती थी। जिया युवानबा ने अपना सिर खुजाया। मैं भी नहीं थकता, वास्तव में नहीं पता कि क्या हो रहा है। उस समय मुझे लगा कि मैं किसी प्रकार का संकी बन गया हूँ। बाद में मुझे फिर से पीट कर अधमरा कर दिया गया और शहर के बाहर खंडहरों में काफी देर तक बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक बूढ़ा आदमी, मेरे वर्तमान गुरु मेरे पास खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास गहरी नसें हैं जिन्हें अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें कहा जाता है और वह मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। फिर वह मुझे एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी में वापस ले आया। उसके बाद मैं अपनी पूरी ताकत से खेती कर रहा था। आप पहले से ही जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराएं। एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी को अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराओं के बारे में भी पता था। यूचे ने आश्चर्य से कहा, यह सही है। जीजाजी, आप अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों के बारे में भी जानते हैं। जिया युवानबा ने अपनी आंखें चौड़ी की। मास्टर ने कहा कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के इतिहास में अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें केवल 2 लोगों पर दिखाई दी। मैं तीसरा हूँ। केवल 4 महान पवित्र आधार ही इसके बारे में जानते हैं और कहा कि मुझे इस मामले के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो पता चला कि असल में जीजाजी को भी इसके बारे में पता है। यूचे एक पल के लिए चुप रहा, फिर पूछा,
क्या आपके गुरु ने आपको बताया कि आप भविष्य में किस उच्चतम क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं? मास्टर ने उस बारे में बात नहीं की। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि यह मेरे अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों का प्रारंभिक जागरण मात्र है। जब यह पूरी तरह से जागृत हो जाता है तो यह अजेय हो सकता है। इस दुनिया की सीमाओं को तोड़ने की भी संभावना है। हे। हालांकि मास्टर झूठ नहीं बोलेंगे, ये काफी अविश्वसनीय लगता है। जिया युवानबा ने लज्जित भाव से कहा, अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें अजेय इस दुनिया की सीमाओं को तोड़ रही हैं। यू चे की भौहें तेजी से उछल गईं। जिया क्विंग्यू के 9 गहरे उत्तम शरीर और बर्फ से चमकते शीशे का दिल। जिया युवानबा के अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें, भाई बहन की इस जोड़ी की काया और प्रतिभा। आखिर क्या हो रहा था? यू चे के दिमाग में एक अपमानजनक विचार कौंध गया। जिया युवानबा और जिया क्विंग्यू, ऐसा लग रहा था जैसे वे इस दुनिया से संबंधित नहीं है। ये सही है जीजाजी, बड़ी बहन कैसी है? इस बार वह जीजाजी के साथ क्यों नहीं आई? आपकी बहन महान है, वो पहले से ही फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की युवा मालकिन है और फ्रोजन क्लाउड की 7 परियों की शीर्ष रैंकिंग है। मैंने शुरू में सोचा था कि वह मेरे साथ आएगी, लेकिन अंत में फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की ग्रैंड मिस्ट्रेस ने इसकी अनुमति नहीं दी। ओह, जब आपकी और राजकुमारी कैंग यू की शादी हुई तो क्या बड़ी बहनें नाराज हो गई? हे उद्धरण चिन्ह ... थोड़ा और छोटा हो सकता है। यू चे ने उसकी नाक दबा दी। ... यू चे को नहीं पता था कि 2 साल में जब वह और जिया युवानबा अलग रहे थे, जिया युवानबा एक बार भी मुस्कुराई नहीं थी। यहाँ तक कि जिस एब्सोल्यूट मोनार्क सेंक्चुरी के बारे में उसने सपने में भी सपने देखने की हिम्मत नहीं की थी, उसमें शामिल होने से भी उसे खुशी का एक निशान भी नहीं मिला। अपनी पूरी ताकत से मजबूत बनने की कोशिश करने के अलावा वह बिल्कुल एक ज़ोंबी की तरह था। उसके शरीर और आत्मा में जो कुछ मौजूद था वह केवल अपने प्रति आक्रोश और ताकत की एक पागल प्यास थी। और एक ही शाम में उसने वह सारी हंसी उड़ा दी जो वह पूरे 2 साल से दबाए बैठा था। वे दोनों रात होने तक बातें करते रहे। फिर वे फीनिक्स शहर में टहलने की तैयारी करते हुए एक साथ आंगन से बाहर चले गए। बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद उन्होंने खिले हुए फीनिक्स फूलों से भरे फीनिक्स पेड़ के नीचे एक आकृति देखी जिसे अनदेखा करना असंभव था। यदि किसी पुरुष का शरीर पर्याप्त रूप से आकर्षक होता तो उसे सुंदर, अतुलनीय रूप से सुंदर या यहाँ तक कि जेड के समान आकर्षक के रूप में वर्णित किया जाता। फिर भी इस व्यक्ति के शरीर को सुंदर के रूप में वर्णित किया जा सकता था और आकर्षक भी। वह फीनिक्स पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी उंगलियां एक महिला से भी अधिक कोमल आग की तरह सुंदर फीनिक्स की लपटों को चुभ रही थी। उसकी बर्फ जैसी सफेद शर्ट पर फीनिक्स फूलों की पंखुड़ियां दिख रही थी। वह बस मंत्रमुग्ध कर रहा था। ये कुछ अध्याय हैं परिवर्तन। महत्वपूर्ण शब्द 3 बार दोहराया गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 453 चरम मिराज बिजली सक्रिय रूप से गिर रही है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 453 चरम मिराज बिजली सक्रिय रूप से गिर रही है। वह व्यक्ति सुप्रीम ओशियन पैलेस के से वरिष्ठ जी प्रतीत होते हैं। जिया युवानबा ने जबरदस्ती एक कॉर्लार निगल लिया, यू चे को खींचा और एक चक्कर लगाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने देखा कि थोड़ी देर रुकने के बाद यू चे अप्रत्याशित रूप से अपनी मर्जी से आगे बढ़ गया। आह जीजाजी, जिया युवानबा ने पर्याप्त मजबूती से नहीं पकड़ा। जब युन चे जी कियानरो की ओर बढ़ रहा था तो वह शून्यता से देखता रहा, जो उसकी नजर में क्रूर आदिम जानवरों से भी अधिक डरावना था। इस फीनिक्स शहर की गंध वास्तव में घृणित है। ये शुष्क और खुरदुरी जलन मेरी बेदाग त्वचा का सबसे बड़ा दुश्मन है। एकमात्र जो सुंदर कहलाने लायक है वह है यह मनमोहक फीनिक्स फूल। अफसोस, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक फूल को मुरझाना ही चाहिए, बिल्कुल मेरी शक्ल की तरह जो इस फीनिक्स फूल से भी अधिक सुंदर है। मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, ये दुनिया का नियम है और यह हमेशा इतना क्रूर रहेगा। क्या आप सहमत नहीं हैं, लिटिल चेचे? जैसे ही फीनिक्स पेड़ के नीचे की आकृति मुड़ी, उसकी उंगलियों से 2 पंखुड़ियां धीरे धीरे तैरने लगी, जिससे एक सुंदर आकर्षक चेहरा सामने आया और आंखें चमक उठी जो यू चे को देख रही थी। इस तरह की अभिव्यक्ति वाला ऐसा चेहरा निस्संदेह एक बड़ा हत्यारा हथियार था। फिर भी युन चे इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। वह अटूट अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़े। जूनियर यू चे, सीनियर जी को नमस्कार। मैं इस जूनियर के लिए बोलने के लिए सीनियर को धन्यवाद देता हूँ। वरिष्ठ जी कियानरो की बर्फीली सफेद आस्तीन तैर रही थी जब वह अपने लंबे बालों को अतुलनीय आकर्षण के साथ लहरा रहा था।
मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझे सबसे वरिष्ठ कहते हैं। इस व्यक्ति के युवा अच्छे लुक को देखो। मैं भी आपसे केवल 600 वर्ष बड़ा हूँ, मैं आपसे वरिष्ठ कैसे हूँ? अगर तुम मुझे दोबारा सीनियर कहोगे तो ये पहले ही नाराज हो जाएगा, तुम्हें पता है। उद्धरण चिन्ह। फिर इस जूनियर को आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? जी कियानरो ने अपनी सहमी हुई आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे कियानरू कह सकते हैं, या आप मुझे लिटिल कियान, लिटिल राउरा कह सकते हैं। छोटी जीजी भी ठीक है, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। भले ही यूचे ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका गला पहले से ही हिल रहा था। वह बहुत देर तक चुप रहा, देखता रहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कैसे उत्तर दे। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, इसने आपके लिए केवल इसलिए बोला क्योंकि इसे लगता है कि आप फिर भी बहुत बुरे नहीं हैं, आप जानते हैं। जी कियानरो ने ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे धीरे यूचे के पूरे शरीर पर नजर डाली। उसकी नजर पानी की तरह चुलबुली थी, जिससे तुरंत ही यूचे के रोंगटे खड़े हो गए। वह शुरू में जी कियानरो के साथ लंबी बात करना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया था। वह चाहता था कि वह बस भाग जाए। यूचे ने तुरंत कहा, किसी भी मामले में ये जूनियर उस मामले में स्टैंड लेने के लिए सीनियर जी को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। पूछने के लिए कनिष्ठ को क्षमा करें, इन कुछ वर्षों में वरिष्ठ जी एक प्रकार के विशेष टोट जहर के कारण है। कनिष्ठ चिकित्सा से परिचित हैं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कुछ सुराग देख सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं सही हूँ। ओह, जी कियानरो ने तिरछी नजर से देखा और यूचे की आंखों में देखा, फिर मखमली आवाज में कहा, 200 साल पहले मुझे गलती से एक बदसूरत मेढक का सामना करना पड़ा। यह इस प्रकार की कुरूप चीजों से सबसे अधिक नफरत करता है, इसलिए मैंने इसे लापरवाही से नष्ट कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गलती से इसके खतरनाक जहर के संपर्क में आ जाऊंगा। जी कियानरो ने अपनी उंगलियां फैलाई और अपनी उंगलियों पर एक स्पष्ट काली रेखा को देखा। इसलिए आपको न केवल बदसूरत चीजों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको उन्हें छूना भी नहीं चाहिए। यूचे ने कहा, जिस जहर का वरिष्ठ जी ने उल्लेख किया है वह एक प्रकार का सोल कोइलिंग टॉट का जहर है। ये दिमाग पर चिपक जाता है और खून से जीवित रहता है। इस प्रकार नियमित विधियां इसे बलपूर्वक समाप्त करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। बेशक सीनियर जी की शक्तिशाली गहन शक्ति के आधार पर इस तरह के टोट जहर का कोई गंभीर परिणाम नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी निराशा भी नहीं है। जूनियर के पास विश्रण में कुछ योग्यताएं हैं। यह विश्रण गोली सीनियर जी की कुछ मदद कर सकती है। यूचे ने एक गोली निकालते हुए कहा, जिसे उसने गोली में स्काई पॉइजन पल की शुद्ध करने वाली शक्ति इंजेक्ट करके पहले से तैयार किया था। वह शुरू में इसे कियान जिरो के हाथ में देना चाहता था, लेकिन उसकी हथेली को देखने और कुछ देर सोचने के बाद उसने इसे फेंकने का फैसला किया। जी कियानरो ने अपनी उंगलियां लहराई और उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। ये जूनियर अपनी छुट्टी ले लेगा। यूचे ने उसके हाथ पकड़ लिए, फिर ऐसे चला गया जैसे वह भाग रहा हो। उसके हाथ में गोली जैद की तरह हरी थी। इसे धारण करने मात्र से ही पूरे शरीर में हड्डियों को छू लेने वाली ताजगी की आभा महसूस होगी। जी कियानरो ने तिरछी आंखों से यूचे के पीछे के दृश्य को देखा, गोली को सूंघा, फिर हल्के से अपने होंठ खोले और उसे अपने मुंह में रख लिया। जिया युवानबा के साथ वह फीनिक्स शहर में घूमे। यूचे ने उसे एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी जैसी चीजों के बारे में बात करते हुए सुना। आंगन में लौटने पर उनके चारों ओर अंधेरा पूरी तरह से छा गया था। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू का कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। वह आराम कर रहे थे। यूचे अपने कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद करते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसे स्पष्ट एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कमरे में कोई था। एज्योर क्लाउड महाद्वीप में दिन रात उसका शिकार किया जाता था। उसने लंबे समय से एक अतुलनीय रूप से असामान्य शिकार विरोधी क्षमता विकसित कर ली थी। वो एक नजर में बता सकता था कि उसके जाने के बाद उसे कहीं भी छुआ गया था। अंत में उसे अंतर पहचानने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति किसी भी गड़बड़ी का पता लगा सकती थी जो उसकी नग्न आंखें नहीं पकड़ सकती थी। यूचे सतर्क हो गया। ये फीनिक्स सिटी का अतिथि क्षेत्र था। बाहरी लोग तो प्रवेश कर ही नहीं सकते थे, यहाँ तक कि फीनिक्स का कोई शिष्य भी नहीं जा सकता था। केवल वे, जिया युवानबा और आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू ही यहाँ रुके थे। वो जिया युवानबा और आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू के साथ निकला था। उसके पास इस क्षेत्र से गुजरने का कोई कारण नहीं था। बस वास्तव में कौन आया था? यूचे की भौहें झुक गईं। उसकी नजर कमरे के हर कोने पर अच्छी तरह से गई, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया हो। कुछ देर विचार करने के बाद वह बिस्तर के पास चला गया। जैसे ही उसने लेटना चाहा, अचानक उसकी नजर तकिए पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाया और तेजी से तकिए को हटा दिया। तकिए के नीचे आश्चर्यजनक रूप से हरी जैद पट्टियों का एक बंडल था।
यह है यू चे को 100% यकीन था कि जेड पट्टियां पहले वहां नहीं थी, क्योंकि जिया युवानवा के साथ कमरे चुनने के बाद उसने जानबूझकर बिस्तर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया था। युन चे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, सीधे जेड पट्टियों को पकड़ने के लिए पहुंची, फिर ध्यान से उन्हें खोला। जेड स्ट्रिप के पहले टुकड़े के खुलने के बाद युन चे की आंखों में 3 अतुलनीय रूप से अलग शब्द चमक उठे। अत्यधिक मृग तृष्णा बिजली, अत्यधिक मृग तृष्णा बिजली, युन चे धीरे से चिल्लाया। ये वास्तव में एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग हुआ मिंगहाई के परिवार की विरासत थी, जिसे प्रोफाउंड स्काई के नंबर 1 गहन आंदोलन कौशल की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। जो व्यक्ति यहाँ आया था उसका नाम हुआ मिंगहाई था। उसे कैसे पता चला कि मुझे किस कमरे में ढूंढना है, और उसने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग अंकित इन जेड पट्टियों को यहाँ क्यों रखा? हुआ मिंगहाई की गहन ताकत केवल स्काई प्रोफाउंड दायरे के बाद के चरणों में थी, लेकिन इस एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग के साथ वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के शक्तिशाली रूप से प्रसिद्ध घोस्ट मिराज बैंडिट सेंट बन गए। वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के माध्यम से भी सुरक्षित रूप से जा सकता था, और यहाँ तक कि एक साथ काम करने वाले कई अधिपति भी उसकी शर्ट के कोनों को नहीं छू सकते थे। ये भी कहा जा सकता है कि एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग ने यू चे के मुंह में पानी ला दिया। हालांकि जब उन्होंने रु जियाओया को बचाया था और हुआ मिंगहाई के सामने अपनी रुचि व्यक्त की थी, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कौशल उनके हुआ परिवार का पवित्र कौशल था, इसे कभी भी बाहरी लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। हुआ मिंगहाई ने यहाँ तक कहा कि उस अनुरोध के अलावा वह किसी भी अन्य अनुरोध को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब ये जेड पट्टियां जिन पर एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग अंकित थी, इस स्थान पर दिखाई दी थी। ऐसा लगता है जैसे हुआ मिंगहाई नाम का ये व्यक्ति चाहता है कि आप उस पर बहुत बड़ा उपकार करें। चमेली ने उत्साह से कहा। यू चे ने अपनी दोनों आंखों से एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग की शक्ति देखी थी, और यह अब उसके ठीक सामने थी। फिर भी पहली जेड पट्टी को पलटने के बाद यू चे ने इसे आगे देखना जारी नहीं रखा। रु जियाओया को बचाने के बाद हुआ मिंगहाई शर्मिंदा थी, फिर भी उसने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग का अभ्यास करने के यू चे के अनुरोध को अस्वीकार करने का दृढ़ संकल्प किया। अभी कई दिन ही बीते थे और उन्होंने इसे सौंपने की पहल की। न केवल उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से वितरित नहीं किया, बल्कि इसे बिना किसी संदेश के भेजा गया था। जैस्मीन ने जो कहा था वह गलत नहीं था। अगर वह वास्तव में एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग को ऐसे ही सीखता, तो वह ऐसा करता हुआ मिंगहाई पर बहुत बड़ा उपकार है। और हुआ मिंगहाई का एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग को भेजने की पहल करने का इरादा बिल्कुल यू चे पर एहसान जताना था। ऐसा लगता है जैसे 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में मेरे प्रदर्शन को देखने के बाद वह किसी तरह के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने के लिए मेरी ताकत उधार लेना चाहता है। यू चे ने मन ही मन बुदबुदाया। तो फिर उसने तुम्हें यह व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं दिया? चमेली ने कहा। युन चे ने जल्दबाजी में कहा, सबसे पहले मेरी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं है। उनकी नजर जिस पर है वह मेरी क्षमता है। उनका मानना है कि भविष्य में मुझ में पर्याप्त ताकत होगी। दूसरे, उससे लगता है कि अगर वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करेगा तो मैं निश्चित रूप से मना कर दूंगा। इस प्रकार उसने बिना कुछ भी अनुरोध किए सीधे एक बड़ा चारा भेजने का ये तरीका चुना। यदि मैं चारा का विरोध नहीं कर सकता और एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग की खेती नहीं कर सकता, तो मैं उसका ये बहुत बड़ा उपकार मानूंगा। समय आने पर मैं उससे अस्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं इस एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग का उपयोग करता हूँ, तो अन्य लोग सोचेंगे कि मैं हुआ परिवार से हूँ। अगर ऐसा है तो आपको उसका मकसद पहले से ही पता चल जाएगा। करीब करीब, युन चे ने कहा। हुआ मिंगहाई के परिवार को सन मून डिवाइन हॉल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हुआ मिंगहाई की क्षमताओं के आधार पर उसके लिए अपनी जान बचाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन बदला लेना असंभव है। इस प्रकार मेरे काफी मजबूत हो जाने के बाद वह मेरी ताकत उधार लेना चाहता है। हालांकि हर कोई सन मून डिवाइन हॉल से डरता है। वे सर्वोपरि पवित्र भूमि है। इतना ही नहीं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हुआ मिंगहाई इतना भोला नहीं होगा कि यह सोचे कि सिर्फ एक एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग मुझे कार्रवाई करने पर मजबूर कर देगी। वह क्या हासिल करना चाहता है, या मुझे कहना चाहिए, उसकी निश्चितता कहां से आती है? तो क्या आप इसकी खेती करना चाहते हैं? यह एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग आपकी लड़ने की क्षमताओं को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन यात्रा या भागने के संबंध में ये बेहद मजबूत होगी। इस महाद्वीप में इसे सबसे मजबूत गहन आंदोलन कौशल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यू चे ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, लेकिन अंत में जेड स्ट्रिप्स को बंद कर दिया और इसे स्काई पॉइजन पल में संग्रहित किया। हालांकि यह बहुत ही आकर्षक है। अगली बार जब मैं हुआ मिंगहाई से मिलूं, तो बेहतर होगा कि मैं इसकी खेती न करूं। आइए अभी इस मुद्दे की परवाह न करें। मुझे कल सुबह सुबह उस रहस्यमय प्राइमेडियल प्रोफाउंड आग पर चढ़ना है।
लेकिन मुझे लगता है कि यह यात्रा बहुत जोखिम के साथ आएगी। प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लिए मुझ पर हमला करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यदि आप जोखिम महसूस होते ही पीछे हट जाते हैं तो कभी भी किसी सफलता के बारे में न सोचें। आप उतने मजबूत भी नहीं होंगे जितने अभी हैं। जैस्मीन ने ठंडे स्वर में कहा, प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क महाद्वीप में एकमात्र ऐसी चीज है जो मेरी रुचि जगाती है। तुम्हें मेरा पालन पोषण करना होगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर मैं संभवतः एक पल में इसके रहस्यों से अवगत हो सकता हूँ। समझ गया। युन चे ने अपने होंठ टेढ़े कर लिए। जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए मुझे सोकर पुनर्जीवित होने की जरूरत है। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय गुरु फैंग फेयान रात भर बहता रहा और फैंग हिंग कोन के पीछे उतरा। फैंग हिंग कोन घूमे, उनका चेहरा शांत था, अस्पष्ट अंधकार के साथ। उन्होंने फैंग फियान का सामना किया। बेहद धीमी आवाज में उन्होंने कहा, कल प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क पर चढ़ना यूचे को मारने का सबसे अच्छा मौका है। क्या आप हमारे इरादों को समझते हैं? फैंग फियान की भौहें हिल गईं, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि सेक्ट मास्टर यूचे को छोड़ देगा। इस यूनचे को निश्चित रूप से बख्शा नहीं जा सकता, खासकर तब जब उसका भविष्य न जाने किस तरह के खतरे लेकर आएगा। संप्रदाय गुरु, आप आराम कर सकते हैं। मैं कल प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क पर आरोहण के दौरान लोगों के लिए कार्रवाई की व्यवस्था करूंगा। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के अंतरिक्ष के विशेष नियमों के आधार पर यूचे को मारने के बाद कोई निशान नहीं बचेगा। या मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। एमेन। फैंग हिंग कोंग ने सिर हिलाया। सेक्ट मास्टर, क्या जुएर कल भी प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क पर चढ़ेगा? फेंग फियान ने पूछा। ये सही है, प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क हर 300 साल में एक बार दिखाई देता है। इस अवसर को चूकने का मतलब अगले 300 साल इंतजार करना होगा। मैं निश्चित रूप से इस अनुभव के लिए जुएर लाऊंगा। जुएर को स्वयं भी प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में कुछ रुचि है। हालांकि प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क रहस्यमय और अजीब है, फिर भी ये बहुत खतरनाक नहीं है। इसके अलावा सभी बुजुर्ग मौजूद रहेंगे बहुत। फैंग हिंग कोंग ने जोड़ा। फैंग फियान ने सिर हिलाया। उम्मीद है कि कल प्रोफाउंड आर्क की यात्रा के लिए पुरस्कार मिलेंगे। यदि सेक्ट मास्टर के पास और कुछ नहीं है तो मैं छुट्टी ले लूंगा। जैसे ही फैंग फियान की आवाज गिरी, उसका छाया चित्र भी धीरे धीरे रात में गायब हो गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 454 आदिम गहन संदूक में प्रवेश। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 454 आदिम गहन संदूक में प्रवेश करना। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद आज पहला दिन था। दिन अभी ही निकला था, लेकिन डिवाइन फीनिक्स सिटी पहले से ही कोलाहलपूर्ण शोर का क्षेत्र बन चुका था। अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं ने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। आकाश के ऊपर विशाल काले सिलहूट को देख रहे थे। आज आखिरी दिन था जब प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क डिवाइन फीनिक्स सिटी में रुकेगा, और यह एकमात्र दिन भी था जब आग खुलेगा। यू चे ने पूरी रात ध्यान किया। सुबह जब वह निर्धारित समय पर अपने कमरे से बाहर निकला तो प्राचीन ब्लू और जिया युवानबा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने यूचे को बाहर निकलते हुए सुना तो वे उसी समय पीछे मुड़े। जिया युवानबा तेजी से आगे बढ़ी। जीजाजी, मैं बस जाकर आपको बुलाने ही वाला था। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क लगभग 15 मिनट में खुल जाएगा। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लोग पहले ही ऊपर जा चुके हैं। ये समय के बारे में है। चलो ऊपर जाओ, आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू ने धीरे से कहा। उसने अपने हाथ में हॉस्टेल विस्क घुमाया और तुरंत 5 फुट चौड़े गहन ऊर्जा चक्रवात एक साथ यूचे और जिया युवानबा के पैरों के नीचे दिखाई दिए। इससे पहले कि युनचे कुछ बोल पाता, चक्रवात ने घूमना शुरू कर दिया और युनचे के शरीर को लेकर तेजी से एक सीधी रेखा में उड़ गया। जब तक उसने इस पर प्रतिक्रिया की, उसका शरीर पहले ही 300 मीटर हवा में था। 60,000 मीटर किस प्रकार की अवधारणा थी? साधारण बादल की ऊंचाई 1 या 2000 मीटर के आसपास ही होती थी। युनचे का शरीर एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर उठ गया, तेजी से बादलों की परत के बाद परत से गुजर रहा था, क्योंकि उसके कानों के पास हवा गड़गड़ाहट की तरह सीटी बजा रही थी। युनचे बोलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हवा की उन्मत्त धाराएं उसके मुंह में तेजी से बहने लगी, जिससे वह आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद करने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ हो गया। हालांकि स्काई प्रोफाउंड रियलम और एम्परर प्रोफाउंड रियलम दोनों ही प्रोफाउंड फ्लोटिंग तकनीक का उपयोग करने में सक्षम थे, लेकिन 60,000 मीटर की ऊंचाई ऐसी चीज थी जिस तक वे बिल्कुल नहीं पहुंच सकते थे। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किसी को कम से कम अधिपति स्तर की गहन शक्ति होनी चाहिए, और एक अतुलनीय शक्तिशाली सम्राट के लिए ये वास्तव में कुछ खास नहीं था। यूचे और जिया युवानबा को लाने की तो बात ही छोड़ दे, कई हजार लोगों को लाना जरा भी समस्याग्रस्त नहीं होगा। आखिरकार बादलों की अनगिनत परतों से गुजरने के बाद
उसके कानों के पास हवा की आवाज कम होने लगी। यू चे ने अपना सिर उठाया। उसके और अतुलनीय रूप से विशाल प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के बीच की दूरी 300 मीटर से भी कम थी। जहां तक नजर जा सकती थी, प्रोफाउंड आर्क इतना विशाल था कि कोई इसकी सीमाएं भी नहीं देख सकता था। उसका रंग भी नीचे से देखा जा सकने वाला हल्का धूसर रंग नहीं था, बल्कि स्पष्ट रूप से एक प्रकार का गहरा लाल रंग था। इस समय 100 सांसों के समय का केवल एक छोटा सा समय बीत चुका था। 100 सांसों में 60,000 मीटर की यात्रा, यह जमीन पर यू चे की गति से बहुत तेज थी। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू उन्हें जिस स्थान पर लेकर आए थे, वह प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के किनारों में से एक था। जब वे तीनों वहां पहुंचे, तो केवल 20 से 30 लोग ही इस स्थान पर रुके थे। इन लोगों में जी कियानरो और लिंग कुन के साथ साथ ब्लैक फील्ड नेशन के 3 लोग भी मौजूद थे। इन लोगों में एक तानाशाह से आधा कदम आगे और एक युवा गहन अभ्यासी शामिल थे। ब्लैक फील्ड नेशन के तीनों अपनी पीढ़ी के शीर्ष व्यक्ति थे, लेकिन उनके आसपास के सभी लोग डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय और पवित्र मैदानों से थे, इसलिए उनकी अभिव्यक्तियां विशेष रूप से आरक्षित थीं। उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। इन लोगों के अलावा बाकी सभी लोग डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय से थे। यू चे ने फैंग हिंगकोन, फैंग फे यान, फैंग जिमिंग को देखा, और फैंग हिंगकोन के बगल में फीनिक्स जेड ग्लास से ढका हुआ फैंग जुएर अभी भी खड़ा था। जिन लोगों के पास प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क का पता लगाने की योग्यता थी, वे स्वाभाविक रूप से बेहद उच्च स्तर के अस्तित्व वाले थे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में स्थिति और शक्ति। इन 20 विषम लोगों में से आभाहीन फैंग जुएर के अलावा हर एक व्यक्ति ने तानाशाह दायरे की आभा जारी की। कई दसियों तानाशाह शक्तियां एक साथ हवा में तैरने लगी। परिणाम स्वरूप जो दमनकारी भावना उत्पन्न हुई वह अतुलनीय रूप से भयावह थी, यहाँ तक कि हवा का संचार भी पूरी तरह से बंद हो गया था। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू आ चुके थे, इसलिए फैंग हिंगकोंग और कंपनी उनके पास आए और उन्हें सम्मान दिया, लेकिन यू चे को वे बस एक पल के लिए उनकी ओर देखते रहे। जिया युवानबा की नजर उस क्षेत्र पर पड़ी जब वह यू चे के कान के पास बोला, मास्टर पहले भी प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि मैंने मास्टर को कहते सुना है, प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश करने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 36 है। हर बार 4 महान पवित्र मैदानों के अलावा जो लोग प्रवेश करते हैं, वे मूल रूप से दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सभी मुख्य सदस्य होते हैं। हमें मिलाकर 35 लोग आ चुके हैं। एक आदमी और होना चाहिए। ये जिंगहान है, यू चे ने सीधे कहा। यू चे ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखों के सामने अतुलनीय विशाल प्रोफाउंड आर्क को देखा। अपनी वर्तमान दृष्टि से वह प्रोफाउंड आर्क के ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं की परिधि को देखने में असमर्थ था। एक अस्पष्ट रंगहीन और निराकार आभा क्षेत्र प्रोफाउंड आर्क की सतह के ऊपर तैर रहा था। युन चे की आध्यात्मिक भावना को छूने के बाद यह आभा क्षेत्र पूरी तरह से अलग हो जाएगा, जिससे वह प्रोफाउंड आर्क के भीतर थोड़ी सी भी गतिविधि को महसूस करने में असमर्थ हो जाएगा। और उसकी दृष्टि रेखा के ठीक सामने प्रोफाउंड आर्क की सतह पर एक दरवाजा प्रभावशाली ढंग से मौजूद था। यह दरवाजा 15 मीटर चौड़ा था और दरवाजे की सतह पर एक गहरा प्रकाश निशान चमक रहा था, जो बार बार टिमटिमा रहा था। इस गहन ऊर्जा सील की टिमटिमाहट से ऐसा लग रहा था कि यह गायब होने वाली है। सभी की निगाहें भी इस चमकती गहरी छाप पर टिकी थी। इसी समय नीचे से दूर तक चक्रवात की सीटी बजने की आवाज आई। अभी आ रहा हूँ, कितना अहंकारी हूँ। फैंग जिमिंग ने ठंडी खर्राटे ली और उसके चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। हवा का एक झोंका ऊपर की ओर उठा और एक आदमी का छाया चित्र बाद में नीचे की ओर तैरने लगा। ये बिल्कुल ये जिंगहान था। हालांकि वह अकेले नहीं पहुंचे, उसके साथ 2 आकर्षक महिलाएं भी थीं, एक बाईं ओर और दूसरी उसकी छाती के दाईं ओर चिपकी हुई थी। दोनों महिलाओं की पोशाकें पिछले दिन से भिन्न थीं। उन्होंने अपनी छाती के मध्य तक उग्र लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसका निचला हिस्सा बमुश्किल उसके नितंबों को ढक रहा था, और थोड़ी सी भी हलचल से सब कुछ दिख रहा था। हालांकि उपस्थित सभी लोग असाधारण अधिपति स्तर के विशेषज्ञ थे, फिर भी उनकी अभिव्यक्तियां अप्राकृतिक थीं। ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई यहाँ है। ये युवा मास्टर कल रात काफी कामुक था और अनजाने में उसे समय का ध्यान नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई बुरा नहीं मानेगा। ये झिंगान ने दोनों महिलाओं को गले लगाया, चक्रवात से बाहर निकली और टहलने लगी। जैसे ही उसने प्रोफाउंड आर्क के दरवाजे को देखा, उसकी नजर सभी के बीच से गुजर गई। ऐसा लगता है जैसे ये गहरा आर्क दरवाजा खुलने वाला है। यदि यह कोई अन्य व्यक्ति होता जिसने इतना अहंकारी, असभ्य और कृपालु होने का साहस किया होता, तो दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का विस्फोट बहुत पहले ही हो गया होता। लेकिन यह व्यक्ति सन मून डिवाइन हॉल का यंग हॉल मास्टर था। भले ही दिव्य फीनिक्स संप्रदाय उनके दिलों में उससे नफरत करता हो, उनमें से कोई भी उसे डांटने की हिम्मत नहीं करेगा। फैंग हिंगकोंग ने सिर हिलाया। यंग हॉल मास्टर, ये बिल्कुल समय पर है।
बस कुछ और सांसों में प्रोफाउंड आर्क का दरवाजा खुल जाएगा। ओह, इससे पहले कि फैंग हिंगकुंग ने बोलना समाप्त किया, जहाज के दरवाजे पर गहरी सील अचानक टिमटिमाना बंद हो गई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। प्रोफाउंड आर्क का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, इस समय एक अत्यंत कान भेदी चरमराती आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। ये खुल गया, जिया युवानबा ने पुकारा। जो लोग पहली बार प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क का दौरा कर रहे थे, उन सभी की सांसें रुक गईं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क का दरवाजा बेहद धीरे धीरे खुला और दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले कई दर्जन सांसों का समय बीत गया। दरवाजे के पीछे एक अतुलनीय गहरा काला भावर पड़ा हुआ था, जो समुद्र के भावर की तरह तेजी से घूम रहा था। ये प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश करने के लिए विशाल भावर है। प्रवेश करने के बाद आपको प्रोफाउंड आर्क के भीतर एक निश्चित स्थान पर भेजा जाएगा। केवल प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क बहुत बड़ा है और इसका आंतरिक भाग बेहद उलझा हुआ है और उलझा हुआ। इतने वर्षों के बाद हम अभी भी यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि जिस स्थान पर हमें भेजा गया है वह वास्तव में प्रोफाउंड आर्क के भीतर कहाँ है। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू ने जिया युवानबा और यूचे को समझाया। चूंकि यह खुल गया है, चलो अंदर चलते हैं। ये जिंगहान दिल खोलकर हंसे। हर किसी पर ध्यान देने की अनिच्छा के कारण वह खुद को दो महिलाओं के करीब ले गया और प्रोफाउंड आर्क के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। उसके रवैये को देखकर दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लोगों के भाव तुरंत बदल गए। फैंग जिमिंग ने भौहें चढ़ा दी और कहा, यंग हॉल मास्टर, ये रुको। ये झिंगान के कदम रुक गए। उसने अपना सिर इधर उधर झुकाया और सुस्त अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या दिव्य फीनिक्स राजकुमार के पास आदेश देने के लिए कुछ है? मैं आदेश देने की हिम्मत नहीं करता। फैंग जिमिंग ने अपने दांत भींच लिए और कहा, मैं बस ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या यंग हॉल मास्टर इन दो महिलाओं को भी लाने की योजना बना रहा है। बिल्कुल, ये जिंगान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन वे दो महिलाएं नहीं हैं, वे मेरी रखेले हैं, यूजी और मीजी। क्या तुम्हें वह मिला? ये जिंगान के अंतिम कुछ शब्दों में स्पष्ट रूप से झुंझलाहट झलक रही थी। फैंग जिमिंग ने हिंसक रूप से अपनी भौहें सिकोड़ ली। जैसे ही वह फिर से बोलने वाला था, उसने फैंग फियान को हल्के से खर्राटे लेते हुए और यह कहते हुए सुना, यंग हॉल मास्टर, ये को पता होना चाहिए कि कुल 36 लोग ही प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने वाले लोगों का निर्णय पहले ही कर लिया गया है। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप केवल इसलिए प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं। यंग हॉल मास्टर, ये इन 36 लोगों में शामिल हैं, लेकिन यंग हॉल मास्टर, ये जिन दो युवतियों को लेकर आए हैं वे हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के निमंत्रण में शामिल नहीं हैं। फैंग फियान के शब्दों में व्यक्त विचार अतुलनीय रूप से स्पष्ट था, लेकिन ये जिंगान जैसा पागल व्यक्ति नियमों का पालन करने वाला कैसे हो सकता है? उसकी आंखें तिरछी हो गईं और उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्या होगा यदि इस युवा मास्टर को उन्हें अंदर लाना पड़े? एक बार जब ये जिंगान के अशिष्ट और धमकी से भरे अनुचित शब्द सामने आए तो फैंग फियान का चेहरा अचानक कठोर हो गया। वह काफी देर तक अनिश्चित रहा कि कैसे जवाब दिया जाए। इस समय एक धीमी और मखमली हंसी सुनाई दी। हे भगवान, लिटिल हेनहान इन दो महिलाओं को अंदर लाना चाहता है, फिर भी दूसरा पक्ष नहीं चाहता कि लिटिल हेनहान इन दोनों महिलाओं को अंदर लाए। ये समस्या नहीं हो सकती सरल। इन दोनों महिलाओं को मार डालो। क्या इससे यह मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाएगा? हाँ 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 हाँ। ये नाजुक हंसी, जो एक महिला की हंसी से भी अधिक आकर्षक थी, ने वास्तव में सभी को अनजाने में कांपने पर मजबूर कर दिया। ये जिंगहान की अभिव्यक्ति भयंकर रूप से धूमिल हो गई। जी कियानरो, तुम हिम्मत करो। हो। जी कियानरो की उंगली ऊपर की ओर चिपक गई और उसकी भौहों का कोना मुड़ गया। छोटे हेनहान का मतलब यह है कि अन्य लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये जिंगहान अतुलनीय रूप से घमंडी था और जी कियानरो तो उससे भी अधिक घमंडी था, जो सम्राटों को भी अपनी नजरों में नहीं रखता था। यदि ये दो लोग वास्तव में संघर्ष में पड़ गए तो डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय अंत में सबसे अधिक असहाय होगा। इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि यह प्रोफाउंड आर्क के उद्घाटन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। फैंग हिंगकुंग ने एक भारी आह भरी, फिर कहा, हमारे दो सम्मानित पवित्र ग्राउंड मेहमान, प्रोफाउंड आर्क का प्रवेश द्वार पहले ही खुल चुका है। ये बिल्कुल भी बहस करने और समय बर्बाद करने का समय नहीं है। चिरान, यानमू, तुम दोनों बाहर रहो। फैंग चिरान और फैंग यानमू फैंग हिंगकुंग ने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की भीड़ से बाहर निकलने की बात कही। हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां मंद थी और उनके पास ये जिंगान के संबंध में कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने गुस्सा होने की हिम्मत की, लेकिन इसे आवाज देने की हिम्मत नहीं की। हाँ 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 हाँ। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट मास्टर वास्तव में व्यापक विचारधारा वाले, निष्पक्ष और उचित है। ये कनिष्ठ संप्रदाय मास्टर को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। यूजी, मीजी, जल्दी से दिव्य फीनिक्स संप्रदाय मास्टर को धन्यवाद दे। यह जरूरी नहीं है।
फैंग हिंगकोंग ने बड़े प्रयास से अपने दिल में घृणा को दबाते हुए अपना हाथ उठाया। संदूक का दरवाजा पहले ही खुल चुका है, सभी को प्रवेश करना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के नेता पहले प्रवेश करते हैं। ये जिंगान ने क्षमा प्रार्थी मुद्रा धारण की। फैंग हिंगकोंग ने और कुछ नहीं कहा और फैंग जुएर के साथ प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश किया। जैसे ही उनके दोनों शरीरों ने विशाल भावर को छुआ, वे पूरी तरह से उसमें गायब हो गए। ये जिंगहान, यूजी और मीजी उनके पीछे पीछे चले और डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के बाकी लोग बाद में दाखिल हुए। जी क्यानरो युनचे के पास से गुजरे। अचानक उसके कदम रुक गए और उसने अपनी शुद्ध सफेद उंगलियां यूचे की ओर बढ़ा दी। उसने सहजता से कहा, छोटे चेचे, मुझ पर तुम्हारा एहसान है। बोलने के बाद वह मंत्रमुग्ध होकर मुस्कुराया और विशाल भावर में चला गया। तुम्हारे ऊपर एक एहसान है। जिया युवानबा ने चौड़ी आंखों से यूचे को देखा। जीजा जी, उनका क्या मतलब है? ये तो मामूली सी बात है, चलो अंदर चलते हैं। यूचे और जिया युवानबा प्रवेश करने वाले अंतिम दो लोग थे। जैसे ही उन्होंने विशाल भावर को छुआ, एक विशाल आकर्षक शक्ति ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भयावह अंतरिक्ष फाड़ने वाली शक्ति से उनके दिमाग चकराने लगे। जैसे ही यूचे अंतरिक्ष फाड़ने वाली शक्ति का विरोध करने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करने वाला था, प्रकाश का एक क्षेत्र अचानक उसकी आंखों के सामने चमक उठा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 455 रहस्यमय स्थान। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 455 रहस्यमय अंतरिक्ष। ये प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क का अंदरूनी हिस्सा था, लेकिन न केवल यह अंधेरा नहीं था, ये वास्तव में विशेष रूप से उज्जवल था। युनचे ने ऊपर देखा और अवाक रह गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने आश्चर्यजनक रूप से एक अंतहीन गहरे हरे रंग का घास का मैदान था, जहां तक वह देख सकता था। घास के मैदान का सिरा सांवले आकाश में विलीन हो गया। बहुत खूब, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मास्टर ने कहा था। जिया युवानबा का ये पहली बार था और उसका चेहरा सदमे से भरा था। उन्होंने अनियंत्रित रूप से कहा, मास्टर ने कहा था कि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के भीतर विशेष स्थानिक कानून थे कि यह अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ से देखने पर कोई भी यह नहीं सोचेगा कि यह वास्तव में एक गहरे जहाज का आंतरिक भाग है। अपने आप में एक दुनिया। यूचे के चेहरे पर सदमा दिख रहा था। उसी समय उसके मन में जैस्मीन की आवाज प्रकट हुई। जैसा कि अपेक्षित था, आंतरिक क्षेत्र में स्थानिक कानून बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे अंदर की जगह की वास्तविक मात्रा वास्तव में बाहर से देखने की तुलना में बहुत अधिक बड़ी है, या ये पूरे गहरे आकाश महाद्वीप से भी कई गुना बड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि लाखों गुना भी संभव है। यूचे, संपूर्ण घास का मैदान अतुलनीय रूप से समतल था, इसके किनारे नजर नहीं आ रहे थे। एकमात्र ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता 3 मीटर चौड़ी गहरी संरचना थी, जो बहुत दूर तक लाल चमक के साथ चमक रही थी। फैंग हिंगकोंग और कई अन्य दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के बुजुर्गों ने गहन संरचना को घेर लिया, विशेष रूप से सतर्क लग रहे थे। इस जगह के स्थानिक नियम वास्तव में अजीब हैं। गहरे आकाश महाद्वीप में अगर अछूता छोड़ दिया जाए, तो इस तरह के स्थानिक गहन गठन की गहन शक्ति 10,000 वर्षों में केवल आधी रह जाएगी। फिर भी हमारे शाही पिता की पीढ़ी द्वारा छोड़ी गई यह स्थानिक गहन संरचना केवल 300 वर्षों में लगभग 80% कमजोर हो चुकी है। बोलते समय फैंग हिंगकोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि बची हुई ताकत हमें उस क्षेत्र तक ले जाने के लिए अभी भी पर्याप्त है जहां आखिरी खोज रुकी थी। फैंग फियान ने अपना हाथ गहन संरचना की चमक से पीछे खींच लिया और एकत्र होकर कहा, प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क बहुत विशाल था, पूरी तरह से पता लगाने के लिए 24 घंटे का समय पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार प्रत्येक अन्वेषण के बाद दिव्य फीनिक्स संप्रदाय एक स्थानिक गहन संरचना को पीछे छोड़ देगा। जब प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क फिर से खुला, तो वे खुद को वहां ले जाने के लिए सीधे गहन संरचना का उपयोग कर सकते थे जहां उन्होंने छोड़ा था। पहले प्रारंभिक गहन गठन को मजबूत करें, फिर हम शुरू कर सकते हैं, फैंग हिंगकोंग ने दृढ़ता से कहा। हाँ, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के 20 से अधिक अधिपतियों ने एक ही समय में कार्रवाई की, गहन ऊर्जा को गहन गठन में प्रवाहित किया। बहुत जल्द गहन गठन की मन चमक तेज हो गई। गहन संरचना मजबूत होने के बाद फैंग हिंगकोंग ने पलटकर कहा, पवित्र मैदान और 6 राष्ट्रों के मेहमान, क्या आप एक साथ प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के इंटीरियर का पता लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं? पिछली पीढ़ियों की खोज लगभग 15,000 किलोमीटर गहराई तक पहुंच चुकी थी। हालांकि अंत में कोई लाभ नहीं हुआ। कौन कह सकता है कि इस बार हमें रहस्यमय मौलिक वस्तुओं की खोज में कोई सफलता नहीं मिलेगी। जो जितना अधिक गहरा होता जाता है, वह उतना ही अधिक खतरनाक होता है। 15,000 किलोमीटर में तानाशाह प्रचंड जानवर उग्र होंगे, ये खतरों से भरा होगा, और एक अकेले व्यक्ति की ताकत कुछ बाधाओं को दूर करने में सक्षम नहीं हो सकती है। टीम वर्क की आवश्यकता होगी।
जो लोग एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कृपया इस गहराई में प्रवेश करें। गठन, जो लोग स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, कृपया बेझिझक ऐसा करें। लेकिन फैंग हिंगकोन की आवाज एक पल के लिए रुकी और फिर उसने धीरे से कहा, जो लोग अधिपति भी नहीं है वे इसे भूल सकते हैं। इस गहन गठन में प्रवेश करना मौत को दावत देने के समान। उपस्थित 36 लोगों में से केवल 5 ही ऐसे थे जिनके पास अधिपतियों से भी कम शक्ति थी। युनचे एक था, 2 ब्लैक फील्ड नेशन के गहन अभ्यासी थे और अन्य 2 यूजी और मेई जी थे जिन्हें ये झिंगान अपने साथ लाए थे। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क हर 300 साल में केवल एक बार दिखाई देता था। चूंकि वे पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से वे आगे भी अन्वेषण करने के लिए सहयोग करना चुनेंगे। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू ने पलट कर पूछा, युवानबा, क्या आप मास्टर के साथ आना चाहते हैं? जिया युवानबा ने हालांकि अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं मास्टर। इस बार शिष्य द्वारा गहन जहाज तक गुरु का पीछा करने का कारण केवल आंखें खोलने वाला था, कोई महत्वाकांक्षी कारण नहीं। इस प्रकार मैं आपका अनुसरण नहीं करूंगा। जीजाजी और मैं तो बस मजे करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यूचे के साथ प्राचीन ब्लू को पहले से ही पता था कि जिया युवानबा ऐसा जवाब देगा। उसने धीरे से सिर हिलाया, ये भी ठीक है। हालांकि आसपास के क्षेत्र में गहरे जानवर कोई खतरा नहीं है और पर्यावरण बहुत खतरनाक नहीं है, फिर भी ये दुनिया असाधारण है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि खतरे कहाँ छिपे होंगे, इसलिए आपको अभी भी सावधान रहना होगा। इसके अलावा आपको ये याद रखना होगा कि मास्टर ने पहले बार क्या कहा था। एक बार जब प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आंख का दरवाजा खुल जाता है, तो गहन आंख के गायब होने से पहले 24 घंटे का समय आता है। जब 24वां घंटा करीब आएगा, तो गहरे संदूक के भीतर का पूरा स्थान कांपने लगेगा। जब आपको अंतरिक्ष में कंपन महसूस हो, तो आपको यथासंभव विशाल क्षेत्र में रहना होगा। इस तरह 24 घंटे में आपको बलपूर्वक गहन जहाज की दुनिया से बाहर धकेल दिया जाएगा। हालांकि यदि आप गुफा, घाटी, घर, टॉवर या ऐसे किसी भी क्षेत्र जैसे सीलबंद क्षेत्र में हैं, तो आपको गहरे जहाज से छुट्टी नहीं मिलेगी और आप जहाज के साथ गायब हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि आप मर जाएंगे। प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क की उपस्थिति के बाद से पिछली पीढ़ियों में से 10 से अधिक लोग ऐसे दुर्भाग्य का सामना कर चुके हैं, उनकी आत्माएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। इसे ध्यान में रखें। मुझे यह मिल गया मास्टर। जिया युवानबा ने सिर हिलाया, फिर पूछा, ये सिर्फ इतना है कि यह शिष्य नहीं समझता है, किसी को सीलबंद स्थान पर गहरे संदूक से छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस क्षेत्र में जमीन का हर टुकड़ा, पत्थर का हर टुकड़ा अतुलनीय रूप से कठोर है। इसके अलावा उनमें बेहद भयावह पृथ्वी विशेषता कानून शामिल है। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू ने अपना हाथ बढ़ाया, मुट्ठी के आकार का एक पत्थर चूसा और उसे जिया युवानबा के हाथ में रख दिया। युवानबा, इसे नष्ट करने का प्रयास करो। ओह, मध्य चरण के अधिपति के रूप में जिया युवानबा की वर्तमान ताकत के आधार पर पत्थर के एक टुकड़े का भी उल्लेख नहीं किया गया। वह आसानी से गहरे लोहे के टुकड़े को पाउडर में बदलने में सक्षम था। उसके हाथ में पत्थर का वजन किसी साधारण पत्थर से अलग नहीं लग रहा था। उसने पत्थर उठाया और उसे जोर से पकड़ लिया। इसके बाद उसके चेहरे पर उसका सदमा उजागर हो गया, क्योंकि उसके हाथ में जो पत्थर था, उसके टुकड़े टुकड़े होने की बात तो दूर, विकृति का नामो निशान तक नहीं था। जिया युवानबा ने पत्थर अपने बाएं हाथ में रखा। उसने अपनी हथेली खोली, फिर सांस ली, अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाई और जोर से मारा। प्लॉप! जिया युवानबा का आधा चेहरा टेढ़ा हो गया और वह दर्द से मुंह बना रहा था। उसके हाथ का पत्थर गिर गया था, जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। ये कैसा पत्थर है? यह इतना कठिन कैसे है? जिया युवानबा ने अपनी कलाई को झटका दिया और सदमे से भरे चेहरे के साथ कहा। जिया युवानबा के पास खड़ा होकर गुरु शिष्य जोड़ी की बातचीत सुन रहा था। जिया युवानबा की हरकतों को देखते हुए उन्होंने भी सदमे का चेहरा दिखाया। कई परिकल्पनाओं में ये प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क संभवतः प्राइमोर्डियल सच्चे देवताओं के समय का एक गहरा आर्क है, और इस प्रकार यह सच्चे देवताओं के युग की एक वस्तु है। तो भले ही यह एक छोटा सा पत्थर ही क्यों न हो, ये बिल्कुल भी सरल नहीं है। इस जगह की कोई भी चीज आपकी कल्पना से अधिक टिकाऊ है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी पूरी ताकत लगा दें, तो भी आप मूल रूप से पत्थर के सबसे साधारण टुकड़े को भी नष्ट नहीं कर पाएंगे, पत्थर की दीवार या ऐसी किसी चीज की तो बात ही छोड़ दें। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू ने सहजता से कहा, चूंकि इस क्षेत्र की वस्तुएं इतनी बड़ी मात्रा को विक्षेपित करने में सक्षम हैं, बल की मात्रा, ये स्वाभाविक रूप से हवा के बड़े झोंकों को विक्षेपित करने में सक्षम होगी। यदि आप 24 घंटों के बाद भी ऐसे सीलबंद क्षेत्र में हैं, तो हवा का झोंका जो हमें गहन संदूक से बाहर निकाल देगा, वह आपसे भी अलग हो जाएगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, और प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के गायब होने के साथ साथ आपको हमेशा के लिए यही दफनाया जाएगा। ओह, मैं समझता हूँ।
जिया युवानबा ने डर के मारे अपने पैर के नीचे के पत्थर पर नजर डाली, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। सुरक्षित रहने के लिए युवानबा, इसे ले लो। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू ने एक जेड पेंडेंट निकाला, फिर उसे जिया युवानबा के गले में लटका दिया। एह मास्टर, यह क्या है? जिया युवानबा ने उत्सुकता से पूछा। ये प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के स्थानिक कानूनों के आधार पर बनाई गई एक गहन संरचना वाली जेड है। गहन संदूक में यदि घातक खतरे का सामना करना पड़े या यदि 24 घंटे के बाद किसी सीलबंद स्थान पर भागने का कोई रास्ता न हो, तो बस जेड को टुकड़ों में तोड़ दे। भीतर की विशेष स्थानिक गहन संरचना आपको सीधे गहन संदूक के नीचे फीनिक्स शहर में ले जाएगी। यद्यपि जेड के भीतर गहरा गठन छोटा है, ये प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के स्थानिक कानूनों का पालन करता है, इसलिए उन्हें बनाना अतुलनीय रूप से कठिन है और कई राजाओं की ताकत की आवश्यकता होती है। दिन में संत सम्राट का निजी शिष्य यहाँ एक प्राचीन हॉल में खो गया, बच नहीं सका और इस तरह प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के साथ गायब हो गया। अपने क्रोध और दुख में संत सम्राट ने विशेष रूप से इन जेड को बनाया, जो विशेष रूप से मुकाबला करते थे प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के स्थानिक नियम। पूरे गहरे आकाश महाद्वीप में केवल हमारे निरपेक्ष सम्राट अभयारण्य के पास ही ये हैं। ओह, तो यह वैसा ही है। जिया युवानबा ने सिर हिलाया, फिर बिना सोचे समझे कहा, मास्टर, क्या आपके पास इस तरह का कोई अन्य जेड है? मेरे जीजाजी को एक दे दो। यह है। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू ने संकट से भरा चेहरा प्रकट किया। जब उसने अपना सिर हिलाना चाहा तो उसके मन में एक विचार आया। यदि वह दूसरा नहीं देता तो जिया युवानबा संभवतः अपना यूनचे को दे देता। वह केवल मन ही मनाह भर सकता था और जो उसने पहना था उसे उतार सकता था। इसे भूल जाओ, मास्टर की ले लो। जेड के ये दो टुकड़े आपके विचार से कहीं अधिक दुर्लभ हैं। जीवन को खतरे में डालने के अलावा इसे लापरवाही से उपयोग न करें। गुरु, आपका धन्यवाद। जिया युवानबा ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद जेड को यूचे को सौंप दिया। फिर आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू को लापरवाही से सम्मान दिया। जीजाजी, चले। भले ही यहाँ गहरे जानवर हैं, मास्टर ने कहा कि आसपास के कुछ 100 किलोमीटर के भीतर सबसे मजबूत केवल स्काई प्रोफाउंड जानवर हैं। ज्यादा खतरा नहीं होगा। यूनचे और जिया युवानबा को पूर्व की ओर चलते देखकर आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू ने मन ही मन कड़वी हंसी भरी। पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में कितने लोगों ने उनके शिष्य बनने का सपना देखा, फिर भी नहीं बन सके। लेकिन जिया युवानबा का सामना करते हुए अधिकांश समय उसे खुश करने की कोशिश करनी पड़ी, इस डर से कि वह अपने इस शिष्य को खो देगा। आखिरकार जिया युवानबा के पास किंवदंतियों से अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें थी, जो एक पीढ़ी के लिए नियत थी अधिपति। जिस बात ने उन्हें चिंतित किया वह ये थी, पिछले 2 वर्षों में जिया युवानबा के व्यक्तित्व को शांत और शक्तिशाली कहा जा सकता था, जिसे सम्राट का स्वभाव कहा जा सकता था। लेकिन यूचे से मिलने के बाद पिछला स्वभाव, जो और भी अधिक अत्याचारी और दबंग होता जा रहा था, व्यावहारिक रूप से बिना किसी निशान के छिपा हुआ था। साथ ही डिवाइन फीनिक्स में प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में आने का कारण खतरे का अनुभव करना था। परिस्थितियां जितनी जोखिम भरी होंगी, वह उतना ही अधिक अनुभव करना चाहेगा। फिर जिन संकटों और खतरों का उसने सामना किया, उनसे वह चरण दर चरण अपनी सीमाएं तोड़ता गया। हालांकि उन्होंने अब पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में घूमना चुना। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू को पहले से ही लगने लगा था कि यूचे की उपस्थिति जिया युवानबा की ताकत की खोज और अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों के जागरण के लिए हानिकारक होगी। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लोगों ने एक के बाद एक गहन गठन में प्रवेश किया। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू और लिंग कुन गहन गठन के पक्ष में खड़े थे। लिंग कुन ने एक नजर डाली और हवा में ही रुक गया। उसने ये झिंगान से कहा, जिसका वहां जाने का कोई इरादा नहीं था, यंग मास्टर, ये क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? हम रहने भी दो। ये झिंगान ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं अपनी यूजी और मेईजी को अंदर लाऊंगा तो वे पुरानी चीजें इस युवा मास्टर को गंदी नजर देंगी। के बजाय तथाकथित प्राइमोडियल दिव्य वस्तुओं को खोजते हुए ये युवा मास्टर इस प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क पर अच्छा समय बिताने में अधिक रुचि रखता है। अपना भाषण समाप्त करते हुए ये झिंगान खूब हंसे और दोनों महिलाओं को उठाकर दूर चले गए। ये यहाँ के दृश्यों की प्रशंसा करने आया है। लड़ाई झगड़ा और हत्या जैसे काम तो तुम्हारे जैसे बदबूदार आदमी ही बेहतर करेंगे, ये ऐसा नहीं चाहेंगे। जी कियानरो ने अपने लंबे बालों को उल्टा किया, अपने होठों को सिकोड़ लिया और अपने शरीर को गर्व से घुमाया, साथ ही स्वतंत्र रूप से बाहर निकल गए। ये जिंगहान और जी कियानरो के अकेले प्रस्थान के संबंध में फेंग हेंगकुन का उन्हें बनाए रखने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने राहत की सांस ली। उन दो कॉन्टों के बिना ये कहीं अधिक शांतिपूर्ण होगा। जुए, चलो चले। उसके बाद शाही पिता का बारीकी से अनुसरण करें, आपको हर तरह से भटकना नहीं चाहिए।
फैंग हेंगकोंग के बोलने के बाद फैंग जुएर ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया, लेकिन अचानक कहा, शाही पिता। जुएर शाही पिता के साथ नहीं, बल्कि अकेले घूमना चाहती है। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।